हाँ तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल चल रहे थे। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स को समझाइए, इसका एसआई मात्रक और विमा लिखिए, है ना। तो जो पहले का आंसर होगा, फर्स्ट लघुत्तरात्मक का जो आंसर होगा, परिभाषा है विद्युत फ्लक्स को समझाइए। तो पहले तो आपको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बतानी है। क्या परिभाषा होती है? परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। हमने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसके पहले लेक्चर में पढ़ाया है, वापस से क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस सतह का क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र में हमने कोई अल्पांश सतह रखी हुई है, उसमें से कितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं, वो उस सतह का विद्युत फ्लक्स है। या एक परिभाषा और भी होती है इसकी, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर से अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इसका ऐसा ही मात्रक एवं विमा लिखिए। तो नीचे आप डैश लगाओगे और लिखोगे विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो होता है वेबर या वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तीन मात्रक है, आप कोई भी लिख सकते हो। एसआई मात्रक वेबर होता है, वेबर होता है। ये तो हो गया इसका मात्रक। चाहो तो आप वेबर को अंडरलाइन कर सकते हो ना, ये मैंने आंसर है, वेबर होता है। और इसकी विमा लिखनी है अगर हमें, तो विद्युत फ्लक्स की विमा। अच्छा देखो भाई, सारी विमाएं हमें याद तो रहती नहीं है, तो उसका एक तरीका है भाई, फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। समझिए ध्यान से। तो फाई बराबर हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। मात्रक की बात करूं तो ई के दो मात्रक हैं, न्यूटन बटे कूलम या वोल्ट बटा मीटर, और क्षेत्रफल का तो एक ही मात्रक है, मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है, मीटर से मीटर कट गया तो इसके दो मात्रक बन के आए विमाओं की दृष्टि से, न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर और वोल्ट इंटू मीटर। तो शायद इससे विमा निकालना आसान रहेगा। बिल्कुल। न्यूटन की विमा कितनी होती है बल की? m1L1T-2। कूलम की होती है A1T1, और मीटर लंबाई की L2, ठीक है, मीटर स्क्वायर इस वजह से L2 आ गया। कितना बन गया? M1L3T-3 A-1। ध्यान से देख लीजिए। तो विमा लिख लीजिए, इसकी विमा बड़ा कोष्टक स्टार्ट M1L3T-3 A-1 होती। क्लियर बच्चों? तो ये पहले वाले का आंसर है। आपको ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको विमा बता के दिखाई है कि विमा आई कैसे। समझ में आया? तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। अच्छा, आपको मैं चाहूं तो ये आंसर बोल के भी दिखा सकता हूं, पर आपको पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम में आंसर किस तरीके से देना है, इसलिए मैं यहां पर पूरा आंसर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप भी अपने नोट्स में पूरे आंसर लिखें। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न पहला क्या था? विद्युत फ्लक्स क्या है,
इसका मात्रक और विमा लिखिए। तो पहले हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखी, ठीक है, फिर उसका मात्रक हो गया और फिर उसकी विमा। क्लियर यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए, इसको स्क्रीन पॉज करके आप आराम से लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेखीय आवेश घनत्व को समझाइए, इसका मात्रक लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेखीय आवेश घनत्व। मैंने आपको आवेश का वितरण 3 तरीके से बताया था, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। लंबाई के अनुदिश हो तो रेखीय, क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो पृष्ठीय, और आयतन में जाए तो आयतन। अब बोल रहा है रेखीय आवेश घनत्व की, तो वितरण लंबाई के अनुदिश होना चाहिए ना, कि परिभाषा है कि जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो, तो जब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो चालक की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश, जब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो चालक की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश, कॉमा लगाइए, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। परिभाषा दी होगी आपको, इस तरीके से बतानी है कि जब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो तो चालक की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन जॉइंट है, इसका मात्रक लिखो, तो डैश लगा करके रेखीय, चाहो तो ऐसा करो आप, इसमें सूत्र भी लिख सकते हो भाई, यहां पर लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल, लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। परिभाषा, मात्रक लिखें इसका, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या बनेगा बच्चों? देखो, ऊपर आवेश है तो कूलाम और नीचे लंबाई है तो मीटर, मात्रक कूलाम बटे मीटर होता है। तो रेखीय आवेश जो घनत्व है उसका मात्रक है बच्चों कूलाम बटे मीटर, ठीक है। तो आप इन दोनों को जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। चलो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है पृष्ठ आवेश घनत्व को समझाइए, इसका मात्रक लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है आयतन आवेश घनत्व को समझाइए, इसका मात्रक लिखिए। तीसरे का आंसर देखिए, तीसरा बोल रहा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व को समझाइए। पृष्ठ का मतलब सतह से होगा कि यदि आवेश का वितरण कैसा हो, क्षेत्रफल के अनुदिश हो। यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो एकांक क्षेत्रफल
पर स्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश, कॉमा लगाइए, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका मात्रक बताना है आपको, सूत्र में लिख सकते हो आप चाहो तो, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए ना, और इसका मात्रक पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर होता है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है ऊपर आवेश और नीचे क्षेत्रफल है, तो मात्रक आएगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आयतन आवेश घनत्व के बारे में। तो वही बात, लंबाई के अनुदिश था तो रेखीय की बात की आपने, क्षेत्रफल पर था तो पृष्ठीय, और आयतन में है तो आयतन। परिभाषा बनेगी कि यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो, यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो एकांक आयतन में आवेश, एकांक आयतन में आवेश, कॉमा लगाइए, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। फॉर्मूला है रो बराबर क्यू अपॉन वी, रेखीय में था लैम्बडा बराबर क्यू बटे एल, पृष्ठीय में सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, और यहां रो बराबर क्यू अपॉन वी, और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक कूलाम बटा मीटर क्यू होता है। तो इसका मात्रक है कूलाम बटे मीटर क्यू। क्लियर है यहां तक? ठीक है, स्क्रीन पॉज करके यहां तक ये आंसर लिख लीजिए आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस के नियम का प्रतिपादन कीजिए, प्रूफ कीजिए। मतलब हमें सिद्ध करना है कि फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो देखिए गाउस के नियम की उत्पत्ति, आप चाहो तो इसे थ्योरी में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है जिसमें चार्ज क्यू बाउंडेड है, मतलब इस पृष्ठ के अंदर, इस सतह के अंदर जो कुल आवेश है सिग्मा क्यू जिसे आप बोलते हो वो क्यू है, ठीक है ना, कुछ आवेश क्यू है। हमें इसका फ्लक्स निकालना है, तो हमने क्या किया कि इसकी सतह पर एक अल्पांश ले लिया, कोई भी, ये मान एक सतह पे अल्पांश ले लिया ds। क्या अल्पांश लिया है? ds। अच्छा देखिए अल्पांश को दोनों हिस्से मिला दिया हमने इससे। मान लीजिए कि ये अल्पांश, ये जो अल्पांश है इस चार्ज से q से r दूरी पर है। दूरी कितनी है? r प्लस का ये चार्ज है। इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो तो ऐसे धक्का देगा ई वेक्टर, ठीक है, और इसका कहीं ds वेक्टर कहीं भी, चलो यहां मान लेते हैं, इनके बीच में कोई कोण मान लिया हमने थीटा। ध्यान से अच्छी तरीके से देखें, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिए,
कहानी ये है, आपको गाउस का नियम प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। तो गाउस का नियम प्रूफ करने के लिए मैंने कोई चार्ज लिया, सपोज यहां पॉइंट ओ पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। कोई सरफेस गाउस से पृष्ठ हमने मान लिया, किसी भी आकृति का हो सकता है, गोल मान लो या और भी किसी भी आकृति का मान लो। फिर आपने इस सतह के ऊपर एक अल्पांश लिया, कोई सतह पर अल्पांश रहा होगा, इसका नाम है ds। क्या नाम है? ds। आवेश से अल्पांश के दोनों सिरों को मिला दिया हमने इस तरीके से। अल्पांश की इस बिंदु से दूरी मान ली r। दो चीज देखता हूं उस पर, ई वेक्टर और एस वेक्टर। कोई भी कोण लेके चलूंगा तो ई वेक्टर तो धक्का देने की दिशा हो जाएगी, और ds वेक्टर इस सतह के लंबवत होगा, खुद की सतह के लंबवत। तो इनमें जो कोण है, सपोज कितना मान लिया, थीटा, ठीक है। कि माना किसी गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश स्मॉल q है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो गाउसीय पृष्ठ है उसके अंदर आवेश कितना है, स्मॉल q, ठीक है ना। आगे देखिए, हम गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds लेते हैं, जिस पर ई वेक्टर तथा ds वेक्टर के मध्य का कोण थीटा है। अतः इस अल्पांश का जो फ्लक्स होगा डी फाई, ये होगा बच्चों ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगला स्टेप, डी फाई बराबर ई ds कॉस थीटा। क्लियर? पूरा फाई चाहिए आपको, इंटीग्रेट करना होगा, तो यहां आएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ई की, चाहूं तो मैं वैल्यू जमा दूं KQ/r², विद्युत क्षेत्र से आवेश की वजह से है ना। तो k के लिए 1/4πε0, आवेश कितना है Q और दूरी कितनी है r², ठीक है। साथ में क्या बचाएगा, ds cos थीटा, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लीजिए, तो फाई बराबर, देखो भैया, एक तो Q कांस्टेंट है, बाहर आ गया, नीचे से 4πε0 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में क्या बच गया, ds cos थीटा अपॉन r²। ध्यान से देखिए, हमने फ्लक्स लगाया पहले, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डी फाई हो गया ई ds cos थीटा, ई का मान जमाया KQ/r² से 1/4πε0 Q अपॉन r²। फिर जो राशियां कांस्टेंट थी उन्हें हमने समाकलन से बाहर निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, समाकलन के अंदर क्या बच रहा है, ds cos थीटा अपॉन r², ठीक है ना। अब दो तरीके हैं, देखो इसको बोल दो कि चूंकि जो इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन r² है ना, इसे बोलते हैं हम इंटीग्रेशन में d ओमेगा, एक तरीके से, जिसकी वैल्यू होती है 4π। कैसे? दिमाग में एक गोले कल्पना कीजिए, देखो ध्यान से। तो गोले के लिए इंटीग्रेशन ds होता है 4πr², cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 और नीचे r², तो r² ने r² कैंसिल कर देगा तो 4π बचेगा। याद रखना इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, 4π। ये वाला मान ये जमा दीजिए, तो फाई बराबर बाहर Q अपॉन 4πε0 तो है ही है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 4π। तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया वो बचा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन।
और यही गाउस की प्रमेय है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से देख लीजिएगा भाई ना, कि गाउस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसे प्रूफ कैसे किया जाता है, जो आपके सामने है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे थ्योरी में लिख लेना या क्वेश्चनों में तो आपको लिखना ही है। खैर ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया है एक बार बैक जाएं और यहां से वापस क्वेश्चन नंबर जो 5 मैंने स्टार्ट किया है इसे वापस एक बार और देखें ढंग से, ठीक है ना। चलो अब स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, ठीक, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी चालक वस्तु पर आवेश सतह बाह्य सतह पर ही क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6। आपको याद है मैंने आपको आवेश के गुणधर्म में लिखाया है कि जब चालक पर आवेश दिया जाता है, चालक को आवेश दिया जाता है तो वो केवल कहां फैलता है, सतह पर, जबकि कुचालक में आवेश कहां तक जाता है, अंदर तक। तो हमें यही समझाना है कि चालक में जब आवेश देते हैं तो वो सतह पर ही क्यों फैलता है। मैंने आपको क्या समझाया, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये चालक है और ठोस भी है, क्योंकि खोखला होगा तब तो आवेश अंदर जाएगा ही नहीं भाई। अंदर आवेश तभी जा सकता है जब वो कैसा हो, ठोस, ठीक है। अच्छा, चालक है ठोस चालक, ठोस चालक। अब आपने इसको आवेश दिया बहुत सारा, तो जब आप इसको आवेश दोगे तो मान लो कि आवेश अंदर तक फैल भी गया, 1 मिनट के लिए ऐसा मान लीजिए कि आवेश कहां तक चला गया, अंदर तक। अब क्या होगा कि इन सभी आवेशों में आपस में प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण की वजह से यह आवेश दूर जाना चाहेगा, और चालक की विशेषता है कि चालक में आवेश चल सकता है, मतलब बह सकता है। इसलिए चलता 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 दूर 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 कुछ देर बाद इसकी जो कंडीशंस होगी वही चालक, और ये भी कैसा ही है, ठोस ही है, मतलब जो ऊपर का चालक है वही चालक ये है ना। तो आवेश में प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण, और दूर होते 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 कुछ देर बाद ये आवेश कहां चला जाएगा, सतह पर। भाई जिसको छोड़ के थोड़ी जाएगा, पर मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम दूरी का मतलब कहां चला जाएगा, सतह पर। इसलिए चालक को आवेश देते हैं तो वो कहां फैल जाता है, सतह पर। तो क्या कहानी लिखोगे कि जब चालक को आवेश दिया जाता है, दिया जाता है तो इन तो प्रत्येक अल्पांश अन्य अल्पांशों को प्रतिकर्षित करता है, अन्य अल्पांशों को प्रतिकर्षित करता है। दोबारा देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो प्रत्येक अल्पांश अन्य अल्पांशों को प्रतिकर्षित करता है, धक्का देता है एक तरीके से उनके ऊपर, ठीक है ना। चूंकि चालक में आवेश का प्रवाह संभव है, चालक में
आवेश का प्रवाह संभव है। अतः आवेश प्रतिकर्षित होते हुए, अतः आवेश प्रतिकर्षित होते हुए कहां पहुंच जाते हैं भाई? चालक की सतह पर पहुंच जाता है। यही कारण है कि चालकों में आवेश वितरण केवल कहां होता है? सतह पर ही होता है। कहानी समझ में आई ना कि जब चालकों को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश सतह पर ही क्यों वितरित होता है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने आंसर क्या दिया कि जब चालक को आप आवेश दोगे भाई तो वो सभी आवेश आपस में क्या होंगे? प्रतिकर्षित। ठीक है, और प्रतिकर्षित होते होते क्योंकि चालक में आवेश का प्रभाव हो सकता है और प्रतिकर्षण हो रहा है, इसलिए वो सतह पर धीरे धीरे फैल जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, जल्दी से नोट करिए। स्क्रीन पॉज करके आप जल्दी नोट कर ले इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है कि जब कोई साबुन के बुलबुले को आप आवेशित करते हो तो वो आकार में क्यों बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो वो आकार में क्यों बढ़ जाता है? मैंने आपको पहले भी समझाया है, फिर देखिए। ये कोई साबुन का बुलबुला है, ठीक है, इसे आपने आवेश दे दिया तो मैंने आपको क्या समझाया कि साबुन के बुलबुले पर बहुत सारे अल्पांश मान लें हम, साबुन के बुलबुले पर बहुत सारे अल्पांश मान लें तो हर अल्पांश अन्य अल्पांशों को धक्का देगा, तो इसकी सतह का प्रत्येक बिंदु सतह के लंबवत दाब महसूस करता है। हर बिंदु सतह के लंब दाब महसूस करेगा और कुछ देर बाद इसका आकार ऐसा हो जाएगा, मतलब पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। क्लियर? तो यह लिखेंगे कि जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, अब चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, ठीक है ना। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी सतह का प्रत्येक बिंदु, सतह का प्रत्येक बिंदु सतह के अभिलंबवत, सतह के अभिलंबवत दाब महसूस करता है। ध्यान सुनिए, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी सतह का प्रत्येक बिंदु सतह के अभिलंबवत दाब महसूस करता है। अतः साबुन के बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। यह हमारा आंसर है कि साबुन के बुलबुले को जब हम आवेश देते हैं तो उसका आकार क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आवेशित जब उसको किया जाता है तो प्रत्येक बिंदु सतह के लंबवत दाब महसूस करेगा, इसलिए उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 देखें। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत बल एवं विद्युत दाब के व्यंजक उत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया है भाई। आवेशित चालक की सतह पर दाब, आप वहां से करिएगा इसको, है ना। फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक, ऊर्जा घनत्व। लास्ट हेडिंग है चैप्टर नंबर 2 की, आप खुद करना। आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन के लिए अधिकतम पृष्ठ तनाव, अधिकतम पृष्ठ आवेश घनत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए, सिग्मा का। चलो 10वां देखिए, 10वां साबुन के बुलबुले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि माना साबुन के बुलबुले की त्रिज्या कैपिटल आर ले लो चलो, तथा पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। जब इसे आवेशित किया जाता है तो सतह का प्रत्येक बिंदु सतह के अभिलंबवत सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दाब महसूस करता है, दाब महसूस करता है, जबकि पृष्ठ तनाव के कारण वोल्टी अपॉन आर दाब से संकुचित होता है। 11th क्लास में था ये। मेरा कहने का तात्पर्य है कि साबुन के बुलबुले पर दो दाब लग रहे हैं। एक तो पृष्ठ तनाव की वजह से 4T अपॉन आर जो उसे सुकोड़ना चाहेगा, और पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो उसे फैलाना चाहेगा। साम्य अवस्था में दोनों को बराबर कर दें, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4T अपॉन आर। हमें सिग्मा निकालना है यहां से, बड़ा सिंपल है। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर। तो वर्गमूल ले लीजिए, अधिकतम आप उसको ये पृष्ठ आवेश घनत्व दे सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने आपको हेडिंग पढ़ा रखी है नोट्स में, साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य के नाम से, ठीक है ना, वहीं पर है, सब नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कूलॉम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन कीजिए। वही क्वेश्चन नंबर जो 5 में आपने किया है, याद कीजिए। कूलॉम के नियम का उपयोग करके ही तो आप E बराबर KQ/R² प्रूफ किए थे चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र सिद्ध करने के लिए आपने कूलॉम का नियम कहाँ में लिया था, तो उसी से मैंने आज ये सिद्ध किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 11 का एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, आप एक कार में जा रहे हो, बिजली गिरने वाली है, तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करोगे। देखिए,
आप एक कार में बैठे हुए हो भाई, कार लोहे की बनी हुई है, चारों ओर लोहा है और आप बीच में बैठे हुए हो, बिजली गिरने वाली है, तो हम क्या करेंगे, कार को चारों ओर से पैक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बिजली गिरेगी तो वो चालक है, तो केवल बिजली उस कार पर बाहर बाहर रह जाएगी और हम जो उसमें अंदर बैठे हुए हैं सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आप कहेंगे कि यदि बिजली गिरने वाली है तो हम कार को चारों ओर से ढंग से पैक कर लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखना, 13वां देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। दो सीधे समांतर लंबे रेखीय आवेशों पर रेखीय आवेश घनत्व λ1 और λ2 है। ये क्या कहना चाह रहा है कि दो तार हैं सीधे, फर्स्ट और सेकंड, इस पर रेखीय आवेश घनत्व λ1 है। ये आवेश है तभी तो लैम्बडा की बात किया आपने, और इस पर आवेश घनत्व सपोज λ2 है। दो तार है, अब चूंकि तार में जो वितरण होगा वो रेखीय होगा, तो आप रेखीय आवेश घनत्व की बात करोगे। एक का λ1 दूसरे का λ2, इनके मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको इनके बीच में एकांक लंबाई पर बल निकालना है। ध्यान सुनना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि दो तारों के बीच में बल क्यों लग रहा है। ठीक है, ध्यान से भाई, पहले तार पर आवेश है, तो पहले पर आवेश है इसलिए पहले के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन रहा होगा। एक कहीं से सोचना स्टार्ट कर लो, दूसरे तार को भूल जाओ, दूसरा तार हैवी है सब कुछ। लो मैं साफ कर देता हूं उसको। सोचिए, आप तो ये सोचो कि ये सिर्फ पहला तार है, इस पर कोई आवेश है लैम्बडा घनत्व λ1, तो तार का सूत्र होता है 2k λ/r, 2k λ/r। ठीक है, तो इस तार के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन रहा होगा, कितना, 2k λ1, 2k λ1/r, 2k λ1/r। यहां से कुछ दूरी पर r दूरी की बात कर लो, तो इस जगह मुझे विद्युत क्षेत्र पता चल गया पहले तार की वजह से, 2k λ1/r। क्लियर? अब यहां पर दूसरा तार रखा हुआ है, λ2 का, तो इसके लिए मैं आवेश निकाल सकता हूं भाई, लैम्बडा से आवेश निकाल लो, मतलब विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा हुआ है। तो ए बराबर क्यू बल पढ़ा है ना आपने। देखो मैं स्टार्ट करता हूं, सुनना कि पहले तार के चारों ओर, पहले तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसमें दूसरा चालक तार स्थित है। अब बात को ध्यान से देखिए। अच्छा ये बात आप दूसरे तार से भी स्टार्ट कर सकते थे कि भाई दूसरे पे आवेश है तो उसके चारों विद्युत क्षेत्र बन रहा है, इसमें पहला तार रखा हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा और एक का लेंगे हम आवेश। बात ये है, तार स्थित है ना, यहां लिखूंगा मैं, पहले चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ई नाम दे दे, 2k λ1/r,
2k लेमडा बटे आर है ना, तो पहले के चरों विद्युत क्षेत्र कितना बन गया 2k लेमडा 1 बटे आर, ठीक है। दूसरे तार के कारण एकांक लंबाई की बात की है प्रश्न में, तो एकांक लंबाई का आवेश, देखो वैसे तो लैम्बडा का सूत्र है Q अपॉन एल, दूसरे तार पर अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा लैम्बडा 2, आवेश तो मुझे चाहिए, और एकांक लंबाई का मतलब एल का मान कितना है 1, तो यहां से जो Q निकल के आया वो निकल के आया लैम्बडा 2। विद्युत क्षेत्र इतना बन रहा है और इसमें ये आवेश रखा हुआ है, अतः बल F बराबर होता है QE, तो F बराबर आवेश कितना है लैम्बडा 2 और E कितना है 2k लैम्बडा 1 बटे आर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन आर, ये उनके बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। मेरी बात आप ध्यान समझे, देखो आप किसी भी एक तार की वजह से विद्युत क्षेत्र ले सकते हो, हम चाहते तो विद्युत क्षेत्र 2k लैम्बडा 2 बटे आर ले लेते, तो मुझे आवेश फिर दूसरे तार का लेना होता, सीधी सी बात है, एक तार का तो विद्युत क्षेत्र और दूसरे तार का आवेश ले लीजिए, और F बराबर QE लगा करके यही आंसर आएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, स्क्रीन पॉज करें और फटाफट इसको लिख लें जल्दी से, ठीक है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14वां। दो अनंत विस्तार के समतल समांतर तल, दो प्लेट हैं, समझो आपको, पहली प्लेट, ठीक है, और यहां दूसरी प्लेट, क्लियर है, दो प्लेट है, एक पर प्लस सिग्मा और दूसरी पर माइनस सिग्मा, इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। हमें इनके बीच में यहां पर कहीं विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखो ध्यान से, दोनों प्लेट हैं, नाम नहीं दिया उसने, चालक है कि कुचालक है, तो आपको मैंने बोल रखा है जब भी वो नाम ना दे आपको कुचालक प्लेट माननी है, ठीक है। आप सोचो, ये प्लस है तो धक्का देगा, तो इस प्लेट का विद्युत क्षेत्र तो होगा इस दिशा में, इसको मान लिया मैंने प्लेट नंबर 1 और इसको मान लिया मैंने प्लेट नंबर 2, ठीक है। तो इनके बीच में, चलो मैं 3 जगह दिखाऊं आपको, बाहर, बीच में और अंदर। पहले बीच में देख लीजिएगा, पहली प्लेट और प्लस धक्का देगा, इस बिंदु पर पहली का विद्युत क्षेत्र E1 तो बनेगा इधर, ठीक है। दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश है माइनस, तो विद्युत क्षेत्र के लिए खींचेगा इसको, तो ये बन जाएगा E2, मतलब इस पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र हैं E1 और E2, और दोनों एक ही दिशा में आ गए, भाई प्लस धक्का दिया और माइनस ने खींच लिया। तो इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट को कोई भी नाम दो, चलो ए नाम दे दो, तो मैं लिखूंगा ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, अगर मैं ई की बात करता हूं तो वो आएगा बच्चों E1 प्लस E2, ठीक है ना। तो E बराबर, अब सोचो, प्लेट तो ये चालक है, सॉरी कुचालक है, तो कुचालक का कितना आंसर आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मिला के देखो तो आंसर दिखेगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब दोनों के बीच में, दोनों प्लेटों के जस्ट बीच में या कहीं भी ले लो तो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, आंसर कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी में ये क्वेश्चन तो हो गया, यहीं तक इतना लिखना है समझने के लिए। अगर मुझे यहां निकालना होता बाहर, सोचिए, ये प्लस
धक्का देता मतलब इस दिशा में होता है इसका E1, और ये माइनस खींचता है इसको तो इस दिशा में होता है E2। और E1 E2 परिमाण तो बराबर है और दिशाएं कैसी हैं, विपरीत, तो यहाँ आंसर कितना आता है, 0। इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 इस प्लेट के बाहर। और अगर उस प्लेट के बाहर की बात करता, मान लो यहाँ पॉइंट लूं तो ये P1, ये पहला धक्का देगा E1 और दूसरा खींचेगा, वही अपोजिट दिशा, और नेट फील्ड कितना आता है, 0। कहने का मतलब दो, अब एक पर प्लस सिग्मा है एक पर माइनस सिग्मा है, तो दोनों के बाहर तो विद्युत क्षेत्र कितना है, 0, ठीक है, और दोनों के अंदर विद्युत क्षेत्र बनता है कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये लघुत्तरात्मक प्रश्न थे। निबंधात्मक प्रश्न ऑलमोस्ट मैं आपको सारे करा चुका हूं, फिर भी आप देख करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एक आध क्वेश्चन पूछना है तो। अदरवाइज मैं अगले टर्न से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। इसमें जो अंकित प्रश्न दे रखे हैं 12 अंकित प्रश्न हैं, ये हम कल की वीडियो में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो कल ये चैप्टर हम सेकंड खत्म कर देंगे और एक वीडियो में इसके एग्जाम्पल भी करा देंगे आपको, ठीक है ना। तो आज का होमवर्क क्या है, सारे आपको जो आज पढ़ाया वो तो पढ़ना ही है, निबंधात्मक प्रश्न करके देखने हैं, उसके अलावा ये जो 12 अंकित प्रश्न हैं ये भी आपको करके देखने हैं, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पर्याप्त है आज के लिए।